हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारा लास्ट के वीडियो में मैंने आज आप लोग के कमेंट्स देखे, फिर मैंने देखा तो एक्चुअली में वॉइस नहीं आ रही थी। तो यहाँ तक जो हमने देखा था ये सब तो ठीक था, वॉइस यहाँ से आनी बंद हुई थी। मैं चेक कर रही थी इस जगह से, यहाँ से वॉइस आनी बंद हो गई थी। तो यही वाला जो पार्ट है हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोगों के सिर्फ 3 चैप्टर्स और बचे हैं, इसको इंक्लूड करके फिज़िक्स के आपके जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो बचे हैं फिज़िक्स वाले पार्ट के। बाकी पूरी की पूरी बुक हमारी ऑलमोस्ट इस मंथ नहीं तो थोड़े टाइम में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी बुक। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी रह जाएंगे, थोड़े बहुत वो हो जाएंगे, फिर कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा। और हिंदी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल है ओनली सक्सेस, वहाँ पे हिंदी अवेलेबल है। और लर्नर भी जो है वहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश मिल जाएगी, एसएसटी मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर हम जैसी साइंस ख़त्म होती है ना फिर मैं मैथ्स स्टार्ट कर दूँगी। मैथ्स वैसे थोड़े बहुत चैप्टर्स कर रखे हैं बट फिर वो ये हो जाएगा, फिर तो उस पर ही फोकस रहेगा मैथ्स पे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। तो देखिए इसमें ना हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा इसका हेडिंग है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक डॉग, कैट या एक स्पाइडर हो गया या कीड़े मकोड़े, सब के सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। अब हम लोगों को उनको पढ़ना है तो उनको हमें ऐसे उठा के नहीं पढ़ सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना वो बेसिस पढ़ रहे हैं कि किस किस बेसिस पर हम उन लोगों को क्लासिफाई करते हैं। तो यूकारियोट्स हैं उनमें या प्रोकारियोट्स है या फिर उनमें सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, कई सारे बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है। अब यहाँ से देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं अगर तो वो प्लांट्स हैं, और उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा है, मतलब उनकी सेल वॉल है उन पर, उनके न्यूक्लियस पर या नहीं है, और किस तरीके से कौन कौन से उनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का। ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। तो हम लोग इस बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो किस तरीके से बॉडी का हर पार्ट वर्क कर रहा है, उस बॉडी का पार्ट कैसे डेवलप हुआ है और किस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रखा है। जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी हमारी, देखिए हार्ट अलग है, लंग्स अलग है, किडनीज अलग है, इंटेस्टाइन, और फिर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है। तो बहुत ही स्पेसिफाइड फंक्शन है ना हमारी बॉडी में हर एक चीज़ का। ऐसे ही हमारी बॉडी जैसा फंक्शन और किस जानवर में मिलता है या फिर किन दो जानवरों के फंक्शंस एक जैसे होते हैं, उसके बेसिस पे भी हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अपना काम कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कर रहा है, ये भी मैटर करता है। हाउ वी कैन सी दैट इवन इन दीज फ्यू क्वेश्चंस दैट वी हैव आस्क्ड। हमने क्वेश्चंस जो पूछे हैं ये सब मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था बट वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए अब दोबारा कर रहे हैं। अ हायरार्की इज़ डेवलपिंग। हायरार्की मतलब होता है लेवल, कि सबसे अच्छा इस बेस लेवल पे है कि उसकी बॉडी में बहुत ही कम ऑर्गन्स हैं और बहुत ही कम स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे उसकी बॉडी काम करती है। जैसे ऊपर जाते जाते हैं स्पेशलाइजेशन बढ़ती जाती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, हमारा 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है ह्यूमन बॉडी। इसके कंपैरिजन में बाकी एनिमल्स थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वही है कि एक हायरार्की डेवलप हो जाती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासीफाइंग एनिमल्स। तो हम लोग प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होगा उससे कि हम लोग एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। उनकी ऑर्गन्स अलग होंगे, उनके काम अलग होंगे। दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट, क्योंकि उनका बेसिक डिज़ाइन ही डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ देयर ओन फूड। तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स का बनाया हुआ खाना या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देयरफॉर दीज डिज़ाइन फीचर्स हैविंग अ स्केलेटन, फॉर एग्जाम्पल किसी का स्केलेटन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी के पास नहीं होता। वर्टिब्रेट एंड स्केलेटन तो सबका होता है, बैकबोन। वर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट सब लोग हम लोग देखेंगे, सब ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड उनको करते हैं किस तरीके से। रादर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप्स, हम बड़े बड़े ग्रुप्स भी बनाते हैं। हमने 5 बड़े ग्रुप बना लिए और उन बड़े ग्रुप में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए उन चीज़ों को समझना। ये क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन।
All living things are identified and categorized on the basis of their body design in the form and function. तो देखिए सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैटेगरीज में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइंस इन फॉर्म एंड फंक्शन. उनका बॉडी का डिज़ाइन कैसा है और उनकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही हम उनको क्लासीफाई कर पाते हैं. मतलब क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, इतने सारे एनिमल्स की कैसे स्टडी होगी, पहले उनका क्लासिफिकेशन होता है. Some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in body design than others. तो कुछ characteristics organism में ऐसी होंगी कि भाई देखिए दोनों के पास lungs है, बट हो सकता है किसी का लंग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा हो किसी ऑर्गन का, और किसी का ऑर्गन का काफ़ी डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रहा हो. तो वो भी चीज़ हम लोगों को देखनी होगी कि वाइड रेंजिंग चेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दूसरे के कंपैरिजन में. देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल. और टाइम पे भी डिपेंड करता है कि भाई किसी का कोई ऑर्गन कितने टाइम में और कैसा वर्क कर रहा है. So once a certain body design comes into existence, it will shape the effects of all other subsequent design changes. क्या होता है ना, देखिए हमारी बॉडी ना इवॉल्व करती जाती है. जैसे हम लोग पैदा हुए थे, मतलब अभी के नहीं, आज से 10-20 साल पहले वो वाली चीज़ नहीं, सदियों पहले जब ह्यूमन का एग्जिस्टेंस आया था इस दुनिया में, क्या ह्यूमन बिल्कुल ऐसा ही था. एक थ्योरी तो ये कहती है कि पहले हम लोग बंदर टाइप्स के होते थे, फिर हम धीरे धीरे इवॉल्व करते रहे. तो इवोल्यूशन होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होता है, और वो इवोल्यूशन डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर. तो उसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कैसे इवॉल्व हुए हैं. सो सर्टेन बॉडी डिज़ाइन जो है वो आया है एग्जिस्टेंस में, उसकी शेप, उसका इफेक्ट और उसके सब्सिक्वेंट चेंजेस, जो उसके चेंजेस आएंगे सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हमारे जीन्स में भी बदलाव आने लगता है. In other words, characteristics that come into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. तो मतलब ये है कि हो सकता है हमारा एक सेल है, पहले इसका काम, एक कोई ऑर्गन है ABC, उस ऑर्गन का काम पहले सिर्फ और सिर्फ खाने को पचाना था, बट टाइम के साथ साथ उसको और भी काम करने पड़े होंगे हमारी बॉडी के इवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि समय बहुत बदला है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत बदला है. इसकी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ने भी बहुत ज़्यादा खुद को इवॉल्व किया है उस बदलते हुए चेंजेस के साथ, मतलब चेंजेस के साथ डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है. दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन. हम लोग किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कैसे हुआ है. ऐसा कहते हैं कि सब पहले डायनासोर थे, बट डायनासोर जो है जब ज़मीन पर रह नहीं पाया तो उसके विंग्स लग गए. और आप पता है जो चिड़िया है उसके जो पंजे हैं, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, हमारे भी 5 पंजे होते हैं और चिड़िया के भी 5 पंजे होते हैं. और ऐसा भी माना जाता है कि रैट जो है उसके ही विंग्स लग गए और वो बैट बन गया, क्योंकि आप रैट की बॉडी देखेंगे ना तो ऐसा लगता है बस उसके विंग्स अलग है, बाकी पूरे वो रैट जैसा है. तो इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं. फिर साइंटिस्ट ने सोचा भाई इनको हम क्लासीफाई कैसा करें, इनकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी ज़्यादा सेम है, बस एक बैट उड़ रही है वो चीज़ उसमें अलग आ गई है. तो ये ही होता है इवोल्यूशन, और यही हम लोगों ने सोचा कि कैसे कैसे हम क्लासीफाई करें इस इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए. अब ये इवोल्यूशन क्या होता है? Most life forms we see today have arisen by an accumulation of changes in body design that allow the organism possessing them to survive. तो वही मैंने जो आपको समझा दिया है ना कि हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है ताकि हम लोग सर्वाइव कर पाए. जैसे कि जिराफ को कहा जाता है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी पहले नहीं रही होगी, बट अफ्रीका में सूखा पड़ा और पेड़ों में सिर्फ ऊंचाई पर ही पत्ते उगने लगे, तो जिराफ और उचक के ऊपर से, ताकि वो पत्ती खा सके, अपना पेट भर सके, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई. तो ये मतलब एक थ्योरी है, ऐसा हुआ होगा. ऐसे ही इंसान को भी कहा जाता है कि ऐसा हुआ होगा. तो वही है, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859. तो चार्ल्स डार्विन ने ये जो आइडिया था ना इवोल्यूशन का, ये सबसे पहले इसी ने डिराइव करा था, चार्ल्स डार्विन ने, अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़. के स्पीशीज़ किस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे कैसे उनमें बदलाव आए हैं और अब वो कैसे बनते जा रहे हैं, वो सब चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब में बताया था हमें.
तो जब हम लोग आइडिया ऑफ इवोल्यूशन कनेक्ट करते हैं टू द क्लासिफिकेशन, वी फाइंड सम ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन दैट हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। फिर हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं ना ऑर्गेनिज्म को, तो कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जैसे इसके एंसेस्टर्स रहे थे। जैसे ये सदियों पुराने पहले रहा था ना, आज भी ये वैसा ही है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, ऐसा ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा बदल गया है। We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body design relatively recently। तो कुछ ऐसे organisms भी होते हैं जिन्होंने अपने body design बहुत कम टाइम पहले ही उन्होंने चेंज किए होते हैं। Those in the first group are frequently referred as primitive or low organism। primitive का मतलब होता है पुराना, वाइल दोज इन द सेकेंड ग्रुप आर कॉल्ड एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग दो ग्रुप में कर दें तो पहले में उनको करेंगे जो पुराने, जिनका बॉडी डिज़ाइन था उन्होंने खुद में बदलाव नहीं लाया है, और नया अगर हम लोग देखें एडवांस्ड या फिर हायर ग्रुप जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी डिज़ाइन से बदलाव ला दिया है। ऐसे भी हम दो ग्रुप बना सकते हैं। इन रियलिटी दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट सिंस दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस। बट रियलिटी में ये इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ना ही हम उन्हें समझ पाते हैं। All that we can say is the same are some are older organism while some are younger organism। कुछ older हैं और कुछ younger हैं, उनमें बदलाव आ गए हैं। Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, it may not be wrong to say that older organisms are simpler while younger organisms are more complex। तो देखिए, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनको ज़्यादा चीज़ों के लिए हमारे समाज कह रही हूँ, हमारे एनवायरनमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। पहले सिंपल था हमारा एनवायरनमेंट, फिर धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता गया है। इसीलिए जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई है। तो इसी के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने खुद में काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी वो लेकर के आए। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक पुराने हो गए और एक नए हो गए। अब यहाँ पर ये हमें बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स, जानवर, पेड़ पौधे होना, बहुत सारे तरीके के, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर और पेड़ होना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। वर्ड कॉमनली यूज़ किया जाता है लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में किस किस तरह के जानवर या फिर एनिमल्स प्लांट्स होंगे, उसको बताने के लिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इसका मतलब यहाँ बहुत टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं। डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू। तो एक जैसे कि एक एनिमल है, वो उस इलाके में रह रहा है, तो वो दूसरे एनिमल्स पे भी कुछ ना कुछ अपना असर ज़रूर डालता है और दूसरे प्लांट्स पे भी डालता है। एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो अलग अलग स्पीशीज़ की कम्युनिटी आती है एग्जिस्टेंस में जब वो साथ में रहना सीखते हैं। ह्यूमंस हैव प्लेड देयर ओन पार्ट इन रीसेंट टाइम्स इन चेंजिंग द बैलेंस ऑफ सच कम्युनिटीज़। ह्यूमंस ने भी अपना योगदान दिया है ये जो बैलेंस है ना, इसको बनाने में या बिगाड़ने में भी। ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी इन सच कम्युनिटीज़ इज़ अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंड, वाटर, क्लाइमेट एंड सो ऑन। तो जो डाइवर्सिटी होती है वो डिपेंड, कोई किसी जगह कोई जानवर या प्लांट रह रहा है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मिट्टी कैसी है वहाँ की, सॉइल पर, वहाँ पानी कितना अवेलेबल है, दो, और वहाँ की हवा कैसी है। तो क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जानवर। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, उस इलाके में बहुत ज़्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। डेजर्ट के इलाके में बहुत कम होती है बायोडाइवर्सिटी। तो वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ, जो कि जहाँ पे गर्मी होती है, जहाँ पे खूब बारिश पड़ती है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है। दिस इज़ कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरीके के प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, इंडिया भी मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे इक्वेटर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉर्न है। हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आते हैं, कर्क रेखा के पास। तो हमारे देश में भी जो हिमालय वाला रीजन है और वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर पड़ते हैं, ये देखिए, ये आप 9th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा है। यहाँ पर इस वाले रीजन में वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। अब आता है द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिस्ट जो थे अर्नेस्ट हैकल एंड रॉबर्ट विकर और कार्ल हुस, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ट्राई किया था क्लासिफाई करने का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। तो इन लोगों ने जो है वो किंगडम्स में क्लासिफाई करने की ज़रूरत समझी। वैसे आजकल MCQs में टेस्ट हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आप लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि नेम द साइंटिस्ट हु ट्राई टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू वेरियस किंगडम्स। तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद रखने की आजकल तो ज़रूरत पड़ सकती है।
क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन विटेकर प्रपोज्ड हैज़ 4 किंगडम्स। तो जो विटेकर ने प्रपोज किया था ना कि उसमें 4 किंगडम्स होंगी, मतलब 4 पार्ट्स में हम लोगों को जानवरों को डिवाइड करना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमल्स। तो ये मतलब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, जानवर नहीं, प्लांट्स वगैरह सब, पूरा ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमैलिया, एंड इज़ वाइडली यूज्ड, और इसका ही हम लोग वाइडली इस्तेमाल करते हैं और यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। ये ग्रुप्स उन्होंने कैसे बनाए हैं कि उनके जो सेल है उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाना कहाँ से लेते हैं, और उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इसके बेसिस पे ये जो है क्लासिफिकेशन किया है कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, खाना किस तरीके से खाते हैं, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। द मॉडिफिकेशन वूज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग द मोनेरा इनटू आर्किया बैक्टीरिया और आर्किया एंड यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो इन यूज़। जो वूस था ना, एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, मोनेरा को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो आर्किया बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, 2 पार्ट्स में वूज ने मोनेरा को और डिवाइड कर दिया। फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो और भी कर दिया गया, मतलब ये मेन क्लासिफिकेशन 5 है, उन 5 क्लासिफिकेशन के भी फर्दर क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, जैसे कि किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, तो कौन सी क्लास में आते हैं अभी हम पूरा इसमें चैप्टर में देखेंगे। इस तरीके से डिवीजन किए गए। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स वी अराइव एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज स्पीशी। तो क्या किया, पहले वही मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया, फंगी वगैरह, इन सबको 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर दिए, और उन ब्रॉड क्लासिफिकेशन में भी और फर्दर छोटे छोटे और क्लासिफिकेशन कर दिए गए ताकि और ज़्यादा ईजी हो जाए उनको पढ़ना, पर हमारे लिए तो टफ ही हो जाता है और नाम रटने पड़ते हैं ना। देखते हैं आगे। दस बाय सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ अ हायरार्की ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप, और छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर रहे हैं। वी अराइव्ड एट द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग स्पेशी, वो ऑर्गेनिज्म, अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, अच्छा ये समझ आ गया। So what organisms can be said to belong to same species? Broadly, a species including all organisms that are similar enough to ब्रीड एंड परपिचुएट। तो ऐसे करके जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये दोनों एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक तरीके से ब्रीड करते हैं, एक तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, और एक तरीके से ज़िंदगी इनकी होती है, तो ये एक ग्रुप में हम लोग डाल सकते हैं। कुछ बर्ड्स को हम लोग एक ग्रुप में डाल सकते हैं कि भाई ये सारी उड़ती हैं, एक तरीके से खाना खाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। ब्रॉडली अ स्पेशी इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर similar enough to breed and perpetuate. The important characteristics of 5 kingdoms of Whittaker. अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं कि भाई ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो पहला आता है मोनेरा हो गया। These organisms do not have a defined nucleus or organelles, nor do any of them show multicellular body design. तो मोनेरा किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनका कोई भी डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, और या फिर ऑर्गेनल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटो, है ना, बहुत सारे जो ऑर्गेनलीज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वो भी डिफाइंड नहीं होते हैं मोनेरा में। उनका कोई मल्टी सेलुलर एंड डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिज़ाइन। जो मोनेरा होते हैं ना, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, और इनके बहुत ज़्यादा सेल्स भी नहीं होते हैं, सिंगल सेल्स मेनली ये रहते हैं। ऑन द अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टरिस्टिक, सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स वाइल सम डू नॉट। तो मोनेरा में क्या है, मेनली जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जो सिंगल सेल्ड हैं, बट उनके न्यूक्लियस भी नहीं है उसमें अच्छे से, और बाकी ऑर्गेनलीज भी नहीं है। बट उसमें जो है डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि कुछ जो सेल हैं वो सिंगल सेल है, ठीक है, बट कुछ तो है कि जिनके बाहर सेल वॉल नहीं है और कुछ के बाहर सेल वॉल हमें देखने के लिए मिल जाती है। दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर करेक्टरिस्टिक, जैसे कि कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। ऑफ कोर्स हैविंग और नॉट having a cell wall has very different effects on body design here from having or not having cell wall in multicellular organisms. तो सेल वॉल होना और ना होना तो हम लोग पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं कि सेल वॉल नहीं होगी तो बहुत ही मिक्सअप सा होगा, खजड़ बजड़ सा होगा, और सेल वॉल होगी तो चीज़ें अरेंज होती हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा 2 ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस आ जाता है, जिसमें सेल वॉल है और जिसमें नहीं है, उनमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है।
हैविंग और नॉट हैविंग सेल वॉल, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी ईदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वो किस तरीके से खाना खाते हैं कि अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या फिर एनवायरनमेंट से बाहर से अपना खाना लेते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सिनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा. सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया. तो मोनेरा में भी, मोनेरा एक क्लासिफिकेशन हो गया जो मेनली सिंगल सेल्ड होते हैं. इनका फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि एक सिंगल सेल्ड है बट उसके बाहर सेल वॉल नहीं है, एक के बाहर सेल वॉल है. फिर और फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं कि भाई एक अपना खाना खुद बना रहा है, एक अपना खाना खुद नहीं बना रहा है. तो इसके मोनेरा के भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए. तो मोनेरा में क्या क्या आ गया देखिए, बैक्टीरिया भी आ गया, और ये बीना आ गया, जो अब कुछ अपना खाना खुद बना रहे हैं, कुछ अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं. अब आता है प्रोटिस्टा. दिस ग्रुप इंक्लूड मेनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स. तो प्रोटिस्टा में क्या आता है, यूकारियोट. प्रोकारियोट कौन से होते हैं, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, पुराने वाले, जिसमें प्रोटिस्टा में यूकारियोट्स आते हैं. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और विप लाइक फ्लैजिया फॉर मूविंग अराउंड. तो इनका ऐसा होता है जैसे कि ऐसे ऐसे करके इनके बाल होते हैं इस तरीके से. इसका ना, इन बालों का इस्तेमाल करते हैं ये मूव करने के लिए. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना बनाने, कुछ ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोआ. तो इनके एग्जाम्पल्स ये रहे यहाँ पर. ये पैरामीशियम देखिए, बाल 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 भले चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अमीबा भी है यूनिसेलुलर. और ये जो है यूग्लिना, ये प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है. देखिए आपको ना इनमें मेनली क्या याद रखना है, मेनली जो इसके स्टार्टिंग की लाइन्स है ना, ये याद रखनी है. फिर इनके एग्जाम्पल्स, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है. तो एग्जाम्पल मोनेरा का आप देखिए, कुछ साइनोबैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं मोनेरा के. फिर प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल आप लोग को पेरामीशियम. और प्रोटिस्टा में क्या अंतर है, प्रोटिस्टा जो है इसमें क्या होता है, ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सिलिया भी बोलते हैं, इसकी वजह से ये मूव कर पाता है. ये देखिए यहाँ पर है ना, सम ऑफ दीज, ये यूकारियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं. एक तो प्रोटिस्टा में हेयर जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये लोग मूव कर पाते हैं. और ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं. अब आता है फंगी. फंगी क्या होते हैं, दीज आर हेटरोट्रॉपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म. तो देखिए फंगी हेटरोट्रॉपिक है, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं हुए. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस आ गया कि ये हेटरोट्रॉपिक है. सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स. तो कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो खाना सड़ गया होता है ना, उस पर फीड करते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं, इसलिए हम इन लोगों को क्या कहते हैं, इनको हम सेफ्रोट्रोफ्स कहते हैं. तो जो फंगी होते हैं ये सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग खाना या मरे हुए जानवरों पे ये अपना खाना बनाते हैं फंगी. हेटरोट्रॉपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और काफ़ी सारे सेफ्रोट्रोफ्स भी होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को अपना खाना बनाते हैं. अदर रिक्वायर अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म एज अ होस्ट. कुछ जो होते हैं मरे हुए भी खाते हैं, कुछ होते हैं कि जिंदा होना चाहिए, उस पर अटैक करके खाते हैं. फंगस बड़ी बुरी चीज़ है भाई. दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. तो जो मरे हुए पे खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेफ्रोट्रोफ बोलते हैं. भाई ये बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं. ये सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर आर नोन एज सेफ्रोट्रोफ्स. एंड व्हाट आर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अ लिविंग बॉडी. तो लिविंग बॉडी पर रह करके ये अपना खाना बनाते हैं, उसमें से ही उसको ही खून चूसते हैं. जैसे कि वो हो गई ना, नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल. तो पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे जिंदा ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं और उनसे खाना लेते हैं. मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन देयर लाइफ. तो सिंगुलर सेलुलर होते हैं, बाद में मल्टी सेलुलर भी बनने की इनमें ताकत होती है. दे हैव सेल वॉल्स, इनके पास सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फंगी होती है इनके पास सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम चिटिन होता है. चिटिन नाम के कॉम्प्लेक्स की वो मतलब कॉम्प्लेक्स सा होता है ये सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसका नाम चिटिन होता है, उससे ही ये सेल वॉल बनी होती है. एग्जाम्पल है इसके ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम. तो एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी है. मशरूम इज़ अ फंगस, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस. ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गए, एंड फंगस जो है ये एग्जाम्पल है. और इनकी खास बात क्या है, ये जो है सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग में भी
फीड करते हैं और लिविंग बॉडी पे फीड करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? जो लोग लिविंग बॉडी पे फीड करते हैं उनको हम लोग पैरासाइट्स बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर सेल वॉल होती है, सेल वॉल चिटिन की बनी हुई होती है। और एग्जांपल इसके हैं ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with blue green algae और cyanobacteria। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ फंगस जो है वो किसके साथ रहती है? म्यूचुअली डिपेंडेंट, मतलब साइनोबैक्टीरिया के साथ रहती है। साइनोबैक्टीरिया फंगस पे डिपेंड करता है और फंगस साइनोबैक्टीरिया पे डिपेंड करती है। साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन एल्गी जो है, एल्गी खाना देती है फंगस को, और फंगस क्या देती है एल्गी को? फंगस एल्गी को प्रोटेक्शन देती है। फंगस देती है प्रोटेक्शन और एल्गी देती है खाना। तो ये लोग साथ में रहती है, इसको हम लोग म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। दीज सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लाइकन्स। वी हैव सीन लाइकन्स एट द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री। तो ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल है लाइकन्स। और लाइकन्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल लाइकन्स हैं। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स ना आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएंगे? पेड़ जो है ना, पेड़ के जो तने होते हैं, बार्क होते हैं, उस पर मिल जाएंगे। और सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? ये एक म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मतलब एक ऑर्गेनिज्म खाना प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फंगस इस रिलेशनशिप में शेल्टर देता है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया फंगस को खाना देता है और फंगस साइनोबैक्टीरिया को रहने की जगह देती है, प्रोटेक्शन देती है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। आप लोग सिंपली आपसे पूछा जाए कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल, तो आप लाइकन लिख सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना है इसको। अब आता है प्लांटाई और फिर आता है एनिमलिया। फिर ये हमारा टेबल है, ये टेबल तो मैं आपको किंगडम्स वाला पहले से ही बता चुकी हूँ। फिर प्लांटाई में थैलोफाइटा, वायरोफाइटा और ये सब आता है, ये सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में प्लांटाई और एनिमलिया देखते हैं, फिर ख़त्म करते हैं वाला वीडियो, फिर आगे के वीडियोस में चैप्टर ख़त्म करेंगे। प्लांटाई क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स हैं, नए बने हुए सेल्स हैं विद द सेल वॉल। प्लांटाई में सेल वॉल होती है, मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं। यूरोट्रॉफ्स होते हैं, खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल होती है इसमें, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना ये बना रहे होते हैं। 10 सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं ना, वो प्लांटाई, जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम प्लांटाई ग्रुप में रख सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं मोस्ट विजिबल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन लाइफ हैं। तो इनके सब ग्रुप्स भी हम देखेंगे, बैरोफाइटा है ना वगैरह, जो सब ग्रुप्स हैं इनके वो हम देखेंगे। प्लांटाई के बारे में हमें क्या पता लगा कि ये मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल वॉल होती है, क्लोरोफिल होती है इनमें, और फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद ये बनाते हैं। अभी इनका तो क्लासिफिकेशन देखेंगे प्लांटाई एनिमलिया का। तो ये क्या होते हैं? इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म विच आर मल्टी सेलुलर यूकारियोट विदाउट सेल वॉल। तो देखिए, प्लांटाई और एनिमलिया में मेन डिफरेंस क्या होती है कि प्लांटाई के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ना अपनी सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती है, सेल वॉल मतलब ये पूरा सेल है, सेल के बाहर वॉल, तो वो सेल वॉल हुई। एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स में हमारे सेल के बाहर वॉल नहीं होती है, हमारे न्यूक्लियस के बाहर वॉल होती है, बट हमारे सेल के बाहर वॉल नहीं होती है। सेल न्यूक्लियस के बाहर वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। हाँ, तो देखिए एनिमलिया जो है ना, वो मल्टी सेलुलर यूकारियोट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। और हेटरोट्रॉफ्स होते हैं एनिमलिया, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और इसके भी हम लोग सब क्लासिफिकेशन आगे चैप्टर में देखने वाले हैं। ये देखिए 5 किंगडम्स हम लोग को दिखा रखी हैं यहाँ पर। तो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं, प्रोकारियोट्स होता है और एक यूकारियोट होता है। प्रोकारियोट जो है सिंगल सेलुलर होता है, मोनेरा उसका एग्जाम्पल है। और यूकारियोट सिंगल सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर, मतलब यूनी सिंगल सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेल का भी हो सकता है। यूनिसेलुलर क्या है? यूकारियोट, प्रोटिस्टा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही तो सब देखा था। फिर मल्टी सेलुलर के और एग्जाम्पल हैं, जिनके पास सेल वॉल होती है और जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जिनके पास होती है वो क्या होते हैं? एक तो प्लांटाई, एक तो फंगस होती है फंगस, और एक होते हैं प्लांटाई, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस से खाना नहीं बनाते फंगस। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स, हम लोग, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, और एग्जाम्पल है एनिमलिया। तो ये है 5 क्लासिफिकेशन। क्या क्या थी 5 क्लासिफिकेशन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। अब हम लोग प्लांटी और एनिमलिया के बारे में ही आगे पूरा का पूरा देखेंगे। एनिमलिया के बारे में देख लिया यहाँ पे, फिर प्लांटाई के बारे में देखेंगे कि ये किस किस टाइप के होते हैं। हाँ, वर्टिब्रेट क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, ये सारे के सारे जानवर। फिर एनिमलिया की पूरी क्लासिफिकेशन हो जाएगी,
फिर बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।